Good morning, students. I hope you are very well. And today we'll study chapter number 1 of history. And the name of that chapter is What, When, Where, and How. It is very simple and interesting chapter. So you are advised to read and understand this chapter very clearly. Okay, now let's move forward in this chapter. Study of history. What do you mean by study of history? मतलब हिस्ट्री के बारे में पढ़ना. Good. So the first point is the knowledge gained from the study of history is important to understand both past and present. मतलब जो नॉलेज हमको मिलती है कहाँ से? हिस्ट्री को पढ़ने से. वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे हम पास्ट और प्रेजेंट, भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में हम अच्छे से समझ सकें, अच्छे से पहचान सकें हम पास्ट और प्रेजेंट को. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? हिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द लाइव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. हिस्ट्री हमको यह भी बताती है कि जो ऑर्डिनरी पीपल या जो नॉर्मल पीपल थे उनकी लाइव्स और वो जो एक्टिविटीज या जो वो काम किया करते थे वो किस तरह का होता था. द थर्ड पॉइंट इज हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट पास्ट सेटलमेंट्स, इकोनॉमी and society, which it means that if we are studying about the history, then the history will help us to understand about how the past settlements, economy and society was running during that time, during the very old time. Okay. The fourth point is from the life of hunter gatherer, the early man slowly moved towards a modern lifestyle. बहुत पुराने टाइम पे क्या होता था, जब इंसान को बोलना, बातें करना ये सब कुछ नहीं आता था. आदि मानव के टाइम की अगर हम बात करें तो इंसान केवल कुछ ही काम करता था, जैसे शिकार किया जानवर का, मारा उसको और उन्हीं को पका के खा लिया. तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हंटर गैदरर बोलते थे हम, जो अर्ली मैन होता था. पर जैसे समय के साथ साथ जब टाइम चेंज हुआ और जो अर्ली मैन था वो केवल हंटर गैदरर के रूप में नहीं, वो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ भी बढ़ा जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एक्सप्लेन हाउ सच चेंजेस हैव टेकन प्लेस ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो ये हिस्ट्री हमको यह भी बताती है कि जो बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे अर्ली मैन का हंटर गैदरर से मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ जाना, पहले के टाइम पे सोसाइटी कैसे हुआ करती थी, आज के टाइम सोसाइटी कैसी है, और ऐसे बहुत सारे चेंजेस कैसे हुए यह हिस्ट्री हमको बताती है. नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री टेल्स अस हाउ पीपल मेड डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन विच लेड टू देयर डेवलपमेंट. ये जो हिस्ट्री है, if we study in history, then it helps to tell us that how people during the time period they had made many kind of discoveries and new invention due to which their development has took place. Now let me give you a very simple example in this. One day an early man, he was sitting and he saw there was a seed in his hand. The seed fell down on the ground which was having water in this, मतलब थोड़ा सा गीली जगह थी वो. फिर जब वो जो सीड था वहां गिरा तो कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ दिनों बाद, वो अर्ली मैन देखता है कि यार इसमें से तो एक पौधा निकल कर आ गया. ठीक है, एक प्लांट उग गया. तो समय टाइम के साथ साथ वो जो प्लांट बड़ा हुआ और जैसे जैसे बड़ा हो और एक टाइम पर वो प्लांट जो था पक गया और उसमें से उस अर्ली मैन को कुछ खाने की चीज मिली. तो इसी तरह से एक ये डिस्कवरी, सडन डिस्कवरी थी
अर्ली मैन के द्वारा। द लास्ट पॉइंट इज Herodotus. He was a Greek historian and he is regarded as the father of history. He invented the word history, means Herodotus, the Greek historian, he has given the word history to the world. He said that history means study or investigation of past time. हिस्ट्री मतलब क्या होता है? पुराने समय के बारे में हम जानकारी निकालते हैं या पुराने समय के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। नाउ अभी तक हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में हम क्या और कैसे पढ़ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब यार ये तो कुछ नई चीजें हैं, समझ में तो आएगी नहीं, पहली बार पढ़ा, हमने देखा है, सुना ये वर्ड तो हमने, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे जब भी तो समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज प्री हिस्ट्री? इट इज द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। ये एक ऐसा पीरियड है हिस्ट्री का जहां पर, जिससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी लिखित रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। We rely entirely on archaeology to know about the lives and history of the people living during this period. हम पूरी तरीके से आर्कियोलॉजी पर ही डिपेंड हैं, जो हमें लाइव्स और हिस्ट्री ऑफ द पीपल उस समय के, उनके बारे में हमें जानकारी देती है। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर, excavate and study the remains to understand the history of prehistoric people and civilization. Archaeologist, अब भैया ये आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट आर द पर्सन हु स्टडी अबाउट remains of the past or remains of the history. Archaeologists explore, excavate, and study the remains to understand the history of prehistoric people and civilization. मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ढूंढते हैं, जमीन से निकालते हैं और उन्हीं चीजों को स्टडी करते हैं, मतलब उनके बारे में पढ़ते हैं, जिससे वो यह समझ सकें कि ये जो पीरियड था प्री हिस्ट्री वाला, उस समय लोग और जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी वो कैसी होती थी। ओके, अगर हम अब कम शब्दों में बात करें प्री हिस्ट्री के बारे में, ये एक ऐसा पीरियड था जिससे रिलेटेड हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज या लिखित रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। हमें पूरी तरीके से आर्कियोलॉजी पे डिपेंड रहना पड़ता था, जिससे वह हमें इस पीरियड के दौरान हुई घटनाओं का विवरण दे सकें। और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते हैं, ढूंढते हैं, निकालते हैं बहुत रिमेन्स, जिससे वो हम खुद भी और दुनिया को भी बता सकें कि जो प्री हिस्ट्री का पीरियड था वह उस दौरान लोग और सिविलाइजेशन कैसे होते थे, जिससे हमें जानकारी मिले। अगला टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी, है ना, प्रोटो हिस्ट्री। नाम ही अलग सा है, प्रोटो हिस्ट्री। इट इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। यह एक ऐसा समय था, प्री हिस्ट्री और रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मतलब जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री के बीच का समय प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। मीन्स द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री is known as proto-history. We do find some written records of this period, but they are very few and yet to be deciphered. In this, we do have some written records of this period, but they are very few in numbers and they are yet to be deciphered. अब deciphered का मीनिंग मतलब इसके बारे में और जानकारी निकालना अभी बाकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल्स अंडर दिस पीरियड। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो इस पीरियड में ही आती है, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में। वी हैव नॉट एबल टू डेसिफियर द स्क्रिप्ट ऑफ दिस पीरियड। और हमें अभी तक
पूरी तरह से जो इन्फॉर्मेशन होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, पूरी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। हाँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन जरूर है, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरा समझने के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी देखने के लिए अभी उतना नहीं है हमारे पास। तो प्रोटो हिस्ट्री के बारे में हम फटाफट से एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। यह एक ऐसा पीरियड था, मीन्स इट इज दैट पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड modern recorded history, and we do have some written records, only very little written records of this period, but they are very few in numbers, means they are very little in number, and they are yet to be deciphered. For example, Indus Valley civilization falls under this period. And the last comes as history. It is a systematic record of past events. In this, there is full and clear time-wise record of every past events. Many of these records are found on rocks, clays, bark of birch, etc. और बहुत and many of these records we can see on the rock, that just like rock paintings, गुफाओं वाले चित्र, क्लेस, bark of birch मतलब ट्रीज की पत्तियों पर, they provide information, very important information regarding this period. हिस्ट्री क्या होता है? यह एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है हर इवेंट का जो पास्ट में हो चुका है। और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स, आप जैसे गुफाओं वाले चित्र, आदि मानव के टाइम पे जो गुफा में चित्र बनते थे वो आप देख सकते हो, क्लेस पे बनी हुई चित्रकारी देख सकते हो। ये हिस्ट्री जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है पास्ट के पीरियड की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है वो देख लिया हमने। हिस्ट्री 3 टाइप्स की होती है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़े भाई? बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती है हिस्ट्री, इसलिए हम पढ़ेंगे, ठीक है? बोर होने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज इट टेल्स अस अबाउट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ ग्रेट मैन। इसका मतलब यह है जो हिस्ट्री है हमें लाइफ और डीड्स मतलब काम जो किए गए थे महापुरुषों के द्वारा वो बताती है। अगर हिस्ट्री नहीं होती तो हम महापुरुष जो थे, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान गुरु नानक देव जी और संत कबीर जी, इनके बारे में इन्होंने जो टीचिंग्स हम इस दुनिया को दी वो हम कैसे जान पाते? देयर वर अदर ग्रेट रूलर्स लाइक अशोक एंड अकबर। अशोका थे, अकबर थे, महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, ये सब भी बहुत अच्छे रूलर्स थे, बहुत बड़े रूलर्स थे। इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? हिस्ट्री से मिलती है। अगर हिस्ट्री नहीं होती तो हम इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे देख पाते, सुन पाते या समझ पाते? स्टिल अदर वर ग्रे, इनके अलावा भी बहुत सारे ग्रेट पोएट्स, आर्टिस्ट और ऐसे कई लोग थे जिन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज करी, बहुत सारे नए नए इन्वेंशन इस दुनिया को दिए। और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री नहीं होती तो हम साइंटिफिक डिस्कवरीज, पोएट्स की पोएट्रीज और बहुत सबकी जो टीचिंग्स थी या अच्छी बातें जो कही गई थी वो कैसे जान पाते? सेकेंड पॉइंट इज इट टेल्स अस हाउ लैंग्वेज have grown. It provides a clue to the food, dress and ornaments of the people in the past. हिस्ट्री हमें यह भी बताती है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसे धीरे धीरे एक पर्टिकुलर जगह से पूरे एरिया, पूरे वर्ल्ड में फैलने लगी, कोई भी लैंग्वेज हो। हिस्ट्री हमको इस बात का भी क्लू देती है, जो फूड है, ड्रेस है या ऑर्नामेंट्स हैं, पुराने जमाने के लोगों के जो पास्ट में कैसे रहा करते थे, जो पास्ट में कैसे रहते थे, अब वो इनके जैसे फूड है, ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, ये हमको कैसे पता लगता है? जैसे रॉक पेंटिंग्स हुई या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन से खोद के, आपने सुना होगा ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह खुदाई करी और यहाँ पे उनको कोई जमीन में गड़ा हुआ रथ मिला, कुछ जैसे
हथियार मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, पुराने जमाने की ड्रेस मिली, तो हिस्ट्री की वजह से ही हम इन सब चीजों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। थर्ड पॉइंट, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर प्रेजेंट लाइफ विदाउट द नॉलेज ऑफ पास्ट। हमारी जो आज की जिंदगी है उसके बारे में, या उसको हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे अगर हमें हमारे पास्ट की नॉलेज ना हो तो। ऑल द ग्रेट आइडियाज, इन्वेंशन एंड द वंडरफुल थिंग्स वी सी अराउंड हैड अ बिगिनिंग इन पास्ट। जो भी ग्रेट आइडियाज हम देखते हैं, सुनते हैं, इन्वेंशन जो हमने आज तक देखे हैं, या फिर जो बहुत सारी नई नई तरह की चीजें हम अपने आसपास देखते हैं एनवायरनमेंट में, उनका कहीं ना कहीं से पास्ट से एक संबंध रहा है, मतलब या फिर वो कुछ चीजें पास में शुरू हुई हैं, वो जो हम आज देख पा रहे हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज गोज ऑल द टाइम। और जो साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, या साइंटिफिक डिस्कवरी एक ऐसी चीज है जो कभी भी एक पॉइंट पर आके खत्म नहीं होती, वो हमेशा निरंतर चलती रहती है। The fourth point is it is an account of all the that happened in the world in the past. History क्या होता है? हिस्ट्री में क्या होता है, जितने भी इवेंट्स अभी तक हुए हैं उसका रिकॉर्ड होता है सिस्टमेटिकली। जैसे फॉर एग्जांपल 1857 में जो इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो पहले आएगा, उसके बाद ही 1947 वाला इवेंट आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि 1947 वाला इवेंट पहले आ जाए और 1857 वाला बाद में आ जाए। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता है, मतलब जो चीज पहले हुई वो पहले आएगी, जो चीज उसके बाद हुई वो उसके बाद आएगी। वी लर्न अबाउट अ कस्टम, ट्रेडिशन एंड बिलीफ ऑफ द पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और हिस्ट्री के जरिए ही हमें लोगों के कस्टम्स, ट्रेडिशन और बिलीव्स, मतलब लोग क्या सोचते हैं पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के, उस बारे में हमें जानकारी मिलती है। इट ब्रॉडन्स अवर आउटलुक, ये हमारी सोच के दायरे को बढ़ाता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज हिस्ट्री इज अ ग्रेट टीचर। हिस्ट्री एक बहुत अच्छी टीचर है हमारे लिए। देयर आर मेनी लेसन्स टू बी लर्न बाय अस फ्रॉम द पास्ट। हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है पास्ट से। फॉर एग्जाम्पल, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल गेट किल्ड इन वॉर। बहुत बहुत सारे लोग वॉर में अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसीलिए कि वॉर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वॉर हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होती है, ये हिस्ट्री हमको बताती है। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे नए नए टर्म्स हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम फ्रेम। व्हाट इज मीन्ड बाय बीसी इन एडी। हिस्ट्री में आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आप ये जो दो टर्म्स है बीसी एंड एडी, इसका बहुत बार यूज देखोगे। अब नई चीज है भैया, बीसी और एडी क्या होता है, हमने तो पहली बार देखा सुना है। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे जब भी तो समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं। हिस्ट्री डील्स विद द कंप्लीट स्टोरी ऑफ मैन, हिज पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हिस्ट्री हमेशा ये किसी भी मैन की कंप्लीट स्टोरी बताती है, उसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा, और पास्ट प्रेजेंट के हिसाब से उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। मेजरिंग दिस लॉन्ग पीरियड इज अ प्रॉब्लम। अब क्योंकि हिस्ट्री जो थी वो एक बहुत लॉन्ग पीरियड की होती थी, अब इसको टाइम फ्रेम में लाना तो एक समस्या हो गई। तो जो हिस्टोरियंस थे, मतलब जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे या उसके बारे में डिटेल रिसर्च करते थे, उन्होंने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, एज दे हैव गिवन टू कॉन्सेप्ट ऑफ बीसी एंड एडी। BC means before Christ and AD stand for Anno Domini. The birth of Christ is the focal point from where we count the days. जो birth of Christ था, मतलब जो the birth of Christ मतलब जो means the birth of Lord Jesus is considered to be the zero point or the focal point from which we count the dates. मतलब जो प्रभु यीशु का जो जन्म था उसी को फोकल पॉइंट मानकर वहां से डेट्स काउंट की जाती है। इफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट हैपेंड 100 years before the birth of Christ, then we consider that event happened in 100 BC. If an event
happened 100 years after the birth of Christ, then the event happened in 100 AD. Means the birth of Lord Jesus is considered to be the focal point or the 0 point from where we count the dates. And if any event happened 100 years before the birth of Christ, then we considered it 100 BC. And if any event happened 100 years after the birth of Christ, then we'll consider or we'll say the event happened in 100 AD. I have already told BC stand for before Christ and AD stand for Anno Domini. The dates in BC are counted backwards. This is the important point, so please be focused on this. The dates in BC are counted backwards. Events and the events occurring in AD will come after the events that occurred in 100 BC. Okay. The dates in BC are counted backwards and the dates in AD are counted forwards. Earlier the event, the bigger will be the date. Okay. Now the next topic is names of the land. Our country India was known by many different names from time to time, such as India, Bharat, Aryavat and Hindustan. And out of these, Bharat and India are most well known. मतलब हमारा जो देश है उसको बहुत अलग अलग नामों से जाना पहचाना जाता था समय समय पर, जैसे इंडिया, भारत, आर्यव्रत, हिंदुस्तान। और इनमें से भारत और इंडिया बहुत वेल मोस्ट नोन नेम्स हैं। द नेम भारत इज मेंशन इन ऋग्वेद and the Rigved is the earliest work in Sanskrit, which is around 35 years old. मतलब ये जो नाम है भारत, ये ऋग्वेद में भी मेंशन है। ऋग्वेद में भी इसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। ऋग्वेद जो था वो संस्कृत का बहुत सबसे पहला या बहुत पुराना संस्कृत वर्क हम मान सकते हैं, जो करीब 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर द पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जो नेम था भारत उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो लोग इस कंट्री के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहा करते थे। पर समय के साथ साथ ये जो शब्द था भारत पूरे कंट्री के लिए पहचाना जाने लगा। द नेम इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत लैंग्वेज। ये जो नेम था इंडिया वो इंडस से आया, जिसको संस्कृत लैंग्वेज में हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंडस केम टू बी कॉल्ड एज इंडिया। जो लैंड था कहाँ का, इंडस का, कहाँ पर, ईस्ट में, उसको इंडिया के नाम से पहचाना जाने लगा था। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क, मींस हाउ द लैंड is being divided in different geographical conditions. So there are following physical and geographical divisions of India, and these has affected Indian people and the history related to them in many different ways. So the fourth geographical framework which has affected physical and geographical divisions of India are: the first is the Great Himalayas in the north, and then came the Great Northern Plains, and after that the Deccan Plateau, and the last the eastern and the western coastal regions. सबसे ऊपर हिमालयास, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, उसके नीचे द डेक्कन प्लेटू, और फिर लास्ट में आता है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स। ओके, द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क। नाउ विल स्टडी अबाउट इन डिटेल्स of these 4 points which were the Great Himalayas, the Great Northern Plains, the Deccan Plateau, and the eastern and western coastal region. First line is the first point is the Great Himalayas has been a barrier for invaders from the north. मतलब जो Great Himalayas
जो हिमालय पर्वत श्रृंखला थी वो हमेशा विदेशी आक्रांताओं के लिए एक रोड़े का काम करती रही, और जो ग्रेट हिमालयस थे भारत को विदेशी आक्रमण से बचाते आए हैं, क्योंकि हिमालयस के रास्ते होते हुए इंडिया में आना एक बहुत मुश्किल हुआ करता था। द वास्ट एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ये हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। द वास्ट एंड द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया formed a base for the establishment of very vast empires like the Mauryas, the Guptas and the Mughals। ये जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स थी, क्योंकि बहुत फर्टाइल थी और बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, ये बेस बनी इंडिया में हुए बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स जैसे मौर्यास, गुप्ताज और मुगल्स का। इसका मतलब ये है कि जो एम्पायर जिसके बारे में अभी हमने बात करी, द मौर्यास, गुप्ताज एंड द मुगल्स, ये एम्पायर्स इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन्स में बसना स्टार्ट हुए थे, और यहीं से इन्होंने पूरे भारतवर्ष पर राज भी किया था। द डेक्कन प्रोवाइडेड अ गुड मिलिट्री बेस that even the mighty empires of the north could not easily win and keep these area under their control for a long time। जो डेक्कन था, मतलब द डेक्कन प्लेटू था, वहां पर एक अच्छा मिलिट्री बेस हुआ करता था, जो नॉर्थ के एम्पायर्स भी इस जगह को जीत नहीं पाए, और ज्यादा अगर जीत भी जाते थे तो ज्यादा टाइम तक अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते थे। A very long coastline along the western and the eastern coastal plains enabled Indians to establish strong commercial relationship with both southeastern states as well as African and European countries। जो लॉन्ग कोस्टलाइन आप देखोगे ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेन्स पे, इसकी वजह से इंडियंस ने या फिर इंडियन एम्पायर्स ने एक कमर्शियल रिलेशन, मतलब ट्रेडिंग रिलेशन स्टैब्लिश किए। किनके साथ? साउथ ईस्टर्न एशियन स्टेट्स और उसके अलावा अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी इंडिया के व्यापारिक रिश्ते हुआ करते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स, हाउ इज द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट। मतलब जो पास्ट की हिस्ट्री है वो हमको प्रेजेंट समझने में कैसे हेल्प करेगी। थोड़ा सा अलग अजीब सा टॉपिक है पर इंटरेस्टिंग है, पढ़ो। What we are today is the product of the past। मतलब आज हम क्या हैं वो हमारे पास्ट की वजह से हैं। If we want to understand anything, we have to go to its root और फाउंडेशन। अगर हमें किसी भी चीज को समझना है तो हमें उसकी गहराइयों तक जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में ही आपको कुछ भी समझना, कोई भी इवेंट है उसी के बारे में समझना है। इवेंट मान लीजिए आप कोई सा भी हो सकता है, जैसे मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुगल एम्पायर जो है कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या हुआ था उसमें, और क्यों एंड हुआ, ये हमें कहाँ मिलेगा? हिस्ट्री में ही तो मिलेगा सर। है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज मेनी ऑफ आवर बिलीव्स एंड ट्रेडिशन आर डीप रूटेड इन द पास्ट। जो हमारी बिलीफ है या जो ट्रेडिशन जिसे हम कहते हैं, मान्यताएं, अलग अलग बिलीफ मान्यताएं जो है हमारी, वो पास्ट से ही रिलेटेड हैं। उनकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं हमको पास्ट की गहराइयों में ही मिलेगी। अगला टॉपिक है आपका, अगला पॉइंट है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हेल्प अस इन इम्बिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ये जो हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं वह हमें ये बताता है कि रिलीजियस टॉलरेंस हुआ करती थी इंडिया में। द हिंदूज, द बुद्धिस्ट एंड द जैन्स लिव्ड इन कंप्लीट रिलीजियस हार्मोनी, सो शुड वी। पुराने टाइम पर भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अलग अलग धर्म के लोग आपस में साथ मिलकर रहा करते थे।
तो उसी चीज को फॉलो करते हुए हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मतलब रिलीजियस टॉलरेंस यही होती है कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं। अगला पॉइंट है आपका, द एंशिएंट पीपल स्ट्रोव फॉर यूनिटी एंड गेव अस वन नेम फॉर द होल कंट्री। जो पुराने जमाने के लोग थे उन्होंने हमेशा एकता, यूनिटी, सब साथ में मिलकर रहे, यह हमें बताया और पूरे कंट्री का एक नाम दिया, भारत। जो जिसका एरिया, भारतवर्ष कहाँ से फैला हुआ था? हिमालय से लेके केप कोमोरिकन तक, और ब्रह्मपुत्र की वैली ईस्ट से लेके इंडस की वैली जो आज के ईरान इराक तक फैली हुई है। इंडिया इतना बड़ा हुआ करता था। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हिस्ट्री हमको क्या क्या बताती है, क्या क्या सिखाती है। अब हम ये पढ़ेंगे आगे, वेयर डिड पीपल लिव इन इंडिया। इंडिया में लोग पहले कहाँ कहाँ रहते थे? फर्स्ट इज, इन इंडिया पीपल हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। इंडिया में लोगों को अलग अलग इवोल्यूशन की स्टेज से गुजरना पड़ा था। द फर्स्ट स्टेज वॉज फूड गैदरिंग एंड हंटिंग, जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको समझाया था, हंटर गैदरर वाला जो टर्म बताया था, वही चीज है ये। जो पहली स्टेज थी वो थी फूड गैदरिंग एंड हंटिंग, वेयर पीपल हैड टू वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। इसमें क्या होता था, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था खाने की तलाश में। ये जो स्टेज थी करीब हजारों साल तक चली थी। कब तक? बेसिकली 10,000 BC तक यह स्टेज जो थी, फर्स्ट स्टेज, जिसको हम फूड गैदरिंग एंड हंटिंग के नाम से जानते हैं, 10,000 BC तक चली थी। नेक्स्ट स्टेज, द मैन बिकम अ फार्मर एंड हर्डर ऑफ एनिमल्स। They developed the art of agriculture and learned how to domesticate animals. This stage continued from 10,000 BC to 4,000 BC. जो नेक्स्ट स्टेज मतलब सेकंड स्टेज जो थी, इसमें जो अर्ली मैन था वो एक किसान बना और उसने जानवरों को पालना सीखा। अर्ली मैन ने एग्रीकल्चर कैसे होता था उसको सीखा, देखा, और जो जानवर हैं उनको कैसे डोमेस्टिकेट मतलब पालतू कैसे बनाया जाए या पालतू जानवरों को कैसे पाला जाए, वो चीज सीखी। और ये जो स्टेज थी, जो सेकंड स्टेज थी, ये आपके 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक कंटिन्यू हुई थी। और उसके बाद द लास्ट स्टेज जो आती है, then came the stage where people lived in India, laid the foundation of cities like Harappa and Mohenjo-daro in the Indus Valley, and later on Patliputra and Magad in the Gangetic Valley. And this period continues from 3250 BC to 250 BC. जो लास्ट स्टेज थी उसमें लोगों ने फाउंडेशन रखी सिटीज की, जैसे हरप्पा या मोहनजोदाड़ो थे इंडस वैली में, और बाद में यही ऐसी सिटीज हमें पाटलिपुत्रा, मगध में भी देखने को मिली। इन सिटीज में क्या होता था यार, इस थर्ड स्टेज में क्या हुआ, बहुत सारे लोग अब एक ग्रुप में रहने लगे, और जहाँ जैसे जैसे ग्रुप बड़े होते गए तो ये एक विलेज, टाउन, सिटी के रूप में डेवलप हुए। और उनमें से जो फर्स्ट सिटीज थी, वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज वर Harappa and Mohenjo-daro in Indus Valley and Patliputra in Magad. And this third stage continued from 3250 BC to 250 BC. Till now we have studied about what history teaches us, where did the people live, what was the geographical framework, what was the time frame, and many other topics. Now we'll study about the sources of history. There are two sources of history. First is archaeological source and second is literary source. अभी तक हमने जो पीपल थे इंडिया में कहाँ कहाँ रहते थे, जोग्राफिकल फ्रेमवर्क कैसा था, नेम्स ऑफ लैंड क्या क्या हुआ करते थे, टाइम फ्रेम कैसा था, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, ये सब अभी तक हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। और अब हम आगे पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट इज यहाँ पर दो सोर्सेज है हिस्ट्री के। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकंड इज लिटरेरी सोर्सेज। और ये तो दो नए टॉपिक हमने देखे सुने हैं। अभी होते क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है,
पता नहीं। लिटरेरी सोर्सेस क्या होता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये देखने की सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होती क्या है, या ये जो दोनों चीजें हैं ये होते क्या हैं। रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स इज नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब पास्ट के इवेंट्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसी को सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्टोरियन जो होते थे फॉलो करते हैं क्लूज ऑन ट्रेसेस लेफ्ट बाय द पीपल इन द पास्ट। जो हिस्टोरियंस होते हैं, मतलब जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वो क्लूज और ट्रेसेस जो पुराने जमाने के लोग छोड़ गए हैं उसको पढ़ते समझते थे और उसी हिसाब से वो इवेंट्स को लाइन अप करते थे। क्लूज कैन बी, अब यार क्लूज और ट्रेसेस क्या हो सकते हैं? जैसे फॉसिल रिमेन्स हैं, जब खुदाई में से आपने देखा होगा, सुना होगा टीवी पे भी, खुदाई में से बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजें निकली, तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो जाता है। फॉसिल रिमेन्स, बोन्स, पोट्री, मोन्यूमेंट्स, बहुत पुराने ज़माने के मोन्यूमेंट्स जो अभी तक अपन देखते हैं, पूरा बर्तन, पेंटिंग्स वगैरह वगैरह। अब आता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। फॉसिल रिमेन्स क्या होते हैं? These are the imprints of the plant, human or animal preserved in rocks and buried for millions of years ago. These are mainly hard body parts, leaving permanent marks on the rock. Fossil remains क्या होता है? These are the imprints of the plant, humans or animal, which were जो rocks के ऊपर buried हो गए थे या अंदर जमीन में धंसते चले गए थे बहुत करोड़ों सालों पहले। ये बॉडी के वो मेन, मतलब ये मेनली वही बॉडी के वो हार्ड पार्ट्स होते थे जो रॉक्स पर परमानेंट मार्क्स छोड़ देते थे। जैसा आपने देखा होगा रॉक्स पर डायनासोरों, उनकी हड्डियों के निशान मिले, तो बहुत हार्ड बॉडी पार्ट्स होते थे जो मार्क्स छोड़ जाते थे। टूल एंड इम्प्लीमेंट्स, द टूल्स यूज्ड बाय द अर्ली hunter and gatherers have been found in many archaeological sites. It tells us about the kind of life people live, occupation and their social setup. अब टूल्स और इम्प्लीमेंट्स मतलब जो हथियार या औजार जो अर्ली हंटर गैदरर्स, अर्ली मैन के द्वारा यूज किए जाते थे, वो हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे मिले हैं। ये हमें बताते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे, उनका ऑक्यूपेशन मतलब काम वो क्या करते थे, और उनका सोशल सेटअप मतलब वो कितने लोग आपस साथ में रहते थे। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका रिटन रिकॉर्ड्स। These are engraved on stone pillars, clay or copper tablets, cave and walls. These are very reliable source of information. It provides us with the name of kings, their administration and the extent of their era. रिटर्न रिकॉर्ड्स क्या होते थे? रिटर्न मतलब कुछ लिखित, ठीक है। ये हमें कहाँ मिल सकते थे? मीन these written records were engraved or been written on stone pillars, copper tablets. अरे टैबलेट मतलब दवाई नहीं, जो टैबलेट मतलब एक पत्थर या उस तरह का कोई चीज जिसपे कुछ लिखावट हमें मिलती हो। केव्स में आपने देखा होगा गुफाओं वाले चित्र, वॉल्स वगैरह, इन पे कुछ रिकॉर्ड लिखे जाते थे। ये बहुत रिलायबल सोर्स होता था, मतलब ये जो सोर्स थे इंफॉर्मेशन के, इस पे हम बिलीव कर सकते थे क्योंकि ये हमें राजाओं के नाम बताते थे, उनका शासन प्रशासन कैसा होता था, मतलब उनका राज करने का तरीका कैसा होता था, राज्य कार्य कराने का तरीका कैसा होता था, और उनका जो राज था मतलब उनका जो रूलिंग पीरियड था कब तक चला था, और उस रूलिंग पीरियड के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी। अगला है कॉइन्स मतलब सिक्के। इट हेल्प्स टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर डायनेस्टी। इट ascertains us with the territorial extent and reign of the rulers. जो कॉइन्स थे हमें ये बताते किसी भी पर्टिकुलर डायनेस्टी या किसी भी पर्टिकुलर किंग का जो टाइम था उसके बारे में बताते थे। ये हमें ये भी चीज बताते थे
कि जो टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब जो राज था, जो एरिया था किसी भी किंग का, वो कहाँ तक एक्सटेंड था, और उस टाइम का जो रूलर था वो, उसका जो राज्य कार्य था, उनका जो राज्य चलाने का तरीका था वो कैसा होता था। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में अगला पॉइंट है पॉटरी, मतलब जो बर्तन होते थे। इट इज द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स विद द क्ले। इट इज रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम विच वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स। पॉटरी मीन्स बर्तन बनाने का एक तरीका हुआ करता था। ये एक बहुत अच्छा रिलायबल सोर्स था इंफॉर्मेशन का, स्पेशली उस पीरियड से, मतलब उस समय से, जिस समय से रिलेटेड हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ करते थे। The last topic is in archaeological sources is the monuments. These are the ancient buildings and structures such as temple, tombs, mosque and palaces, etc. It gives idea about architectural marvel and also throw light on social, religious and cultural life of people. Monuments मतलब अलग अलग तरह की जो बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स हुआ करती थी या बनावट हुआ करती थी, जैसे टेम्पल्स, टॉम्स, मॉक्स, पैलेसेस हुआ करते थे। ये सब अलग अलग तरह के मॉन्यूमेंट्स थे। ये हमको बताते थे कि उस जमाने में आर्किटेक्चर मार्वल, मतलब उस जमाने का आर्किटेक्चर कितना, किस लेवल का, कितना अच्छा हुआ करता था, और साथ ही साथ हमें उस समय की सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ लोगों की कैसी हुआ करती थी उस बारे में भी बताते थे। मतलब उस समय के लोग क्या रिलीजन क्या होता था, वो आपस में लोग कैसे रहा करते थे, और उस समय के लोगों की सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी। ये जो मॉन्यूमेंट्स है उसकी वजह से हमको ये सब भी पता लगता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इन द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इज द लिटरेरी सोर्सेज, मतलब लिखावट, कुछ जिसका कुछ लिखित रिकॉर्ड हो हमारे पास। सो इन लिटरेरी सोर्सेज it throws light on social and economic life, religious beliefs and practices of and cultures of the past. ये हमें सोशल और इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस मान्यता और अलग अलग तरह की प्रैक्टिस और कल्चर क्या क्या होते थे पास्ट में, उसके बारे में बताता है। जो एंशियंट लिटरेचर थी, जो प्राकृत, पाली और संस्कृत और तमिल में लिखी गई थी, रामायण और महाभारत, द रामायण एंड महाभारत वर रिटन इन संस्कृत, तमिल वॉज मेनली यूज इन साउथ इंडिया। जो पुराने लिटरेचर्स थे वो प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल में लिखे जाते थे। जो हिंदू के जो दो बड़े ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, उनको संस्कृत, ओरिजिनली संस्कृत में ही लिखा गया था। जो तमिल लैंग्वेज थी वो मेनली साउथ इंडिया में ही यूज की जाती थी। Inscriptions, these are engraved on stones, copper plates, etc., and they provide information about important events of ancient ruler. जो inscription मतलब जैसे कोई दीवार है या जैसे कोई पत्थर है, उस पे गढ़ी गई या लिखी गई कोई राइटिंग्स वगैरह, these are the engraved on stone, मतलब इनको स्टोन्स पे गढ़ा जाता था, लिखा जाता था। स्टोन्स के अलावा कॉपर प्लेट्स पे भी लिखा या गढ़ा जाता था, और ये हमको जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते थे ये, और उन्हीं को लिखा जाता था कॉपर प्लेट्स और स्टोन पे, किसके, जो एंशिएंट रूलर्स थे उनके। अगला है आपका रिलीजियस लिटरेचर। द वेदास एंड द पुराणास contains details of rituals, prayers and religious practices of the ancient past. They are classified as sacred and religious literary sources. रिलीजियस लिटरेचर क्या होते थे? जो वेदास थे और जो पुराणास थे, इनको हिंदुओं का बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता था। इनके अंदर रिचुअल्स की डिटेल्स, मतलब कोई भी आप कार्य करते हो उसका करने का तरीका क्या हो सकता है। प्रेयर मतलब भगवान को आप प्रार्थना कर रहे हो तो प्रार्थना करने का तरीका क्या होता है, और रिलीजियस जो अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस हुआ करती,
उसके बारे में बताया जाता था कि आप ये कैसे करना होता है, कैसे करी जा सकती है। दे आर क्लासिफाइड एज द स्केर्ड, ये इनको बहुत ही स्केर्ड मतलब बहुत पवित्र और रिलीजियस सोर्स माना जाता था। नॉन अब अगला आता है आपका नॉन रिलीजियस लिटरेचर। दीज आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड बायोग्राफीज रिटन बाय द पोएट एंड फॉरेन ट्रेवलर्स। ये ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे और बायोग्राफीज हुआ करती थी जो किन्हीं पोएट और फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा लिखी जाती थी, and these are not related to any religious activities. It is also known as secular literature. It records events, rules of the contemporary society and administrative regulations. They describe the political, social and economic life of certain period. ये जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर हुआ करते थे, ये हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और बायोग्राफीज किसके द्वारा लिखी जाती थी? पोएट्स और फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा जो बायोग्राफीज लिखी जाती थी उसके बारे में हमें बताया जाता था इसके अंदर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर के अंदर। इट इज ऑल्सो नोन एज सेक्युलर लिटरेचर। इस नॉन रिलीजियस लिटरेचर को सेक्युलर लिटरेचर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये किसी भी रिलीजन के बारे में नहीं बताते थे। इट रिकॉर्ड इवेंट्स, नॉन रिलीजियस लिटरेचर इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। सोसाइटी के जो रूल्स वगैरह होते थे वो रिकॉर्ड किए जाते थे इसके अंदर, और एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के क्या क्या रेगुलेशन होते थे वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता था, लिखा जाता था। ये हम नॉन रिलीजियस लिटरेचर जो थे वो हमको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ भी बताते थे एक पर्टिकुलर पीरियड की। मतलब जैसे कोई भी एक टाइम ले लीजिए आप, जैसे महाराणा प्रताप हुए थे, उनके टाइम का एक नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। वो उनके टाइम का अगर कोई नॉन रिलीजियस लिटरेचर हमें मिलता है तो वो उसमें हम क्या देख पाएंगे कि उस टाइम का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा था, उस टाइम पे जो लोग थे वो उनका सोशल लाइफ कैसी थी और उस टाइम इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी। इन सब के बारे में हमें नॉन रिलीजियस लिटरेचर में पढ़ने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ एंड अप होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िएगा एंड अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।